आज के दौर में इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, सिनेमैटिक लिबर्टी का टैग लगाकर बोल्ड सीन्स, लंबे किसिंग सीन्स और न जाने क्या क्या परोसा जा रहा है। देखो, आमिर खान ने भी एक बार बोला था कि सेक्स और वायलेंस बहुत आराम से बिकता है। There are few emotions जो बहुत इजी होते हैं ऑडियंस में प्रोवोक करने के लिए। These emotions are violence is one of them, Right. and sex is another. These are two emotions which are most easy to provoke. पर क्या आपने कभी दिमाग लगाया है कि इन सब की स्टार्टिंग आखिर हुई कहाँ से? आखिर किस टाइम और कैसे बॉलीवुड मूवीज के अंदर किसिंग सीन्स और बोल्ड कंटेंट ने अपनी स्पेस बनानी स्टार्ट की? एक वो भी एरा था जब किसिंग सीन्स को एकदम डिफरेंट तरीके से शो किया जाता था। सीधा सीधा दिखाने की जगह उन्हें सिंबॉलिक स्टाइल में प्रेजेंट करते थे। मगर धीरे धीरे वक्त चेंज हुआ, ऑडियंस की वाइब बदली और मूवीज का प्रेजेंटेशन भी पूरी तरह बदल गया। और फिर स्टार्ट हुआ किसिंग सीन से लेकर एक्सट्रीम बोल्ड सीन्स तक का सफर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉलीवुड के टॉप 10 बोल्ड सीन्स के बारे में और जानेंगे कि कब और कैसे किसिंग से लेकर बोल्ड सीन्स ने बॉलीवुड में एंट्री मारी। वैसे तो साल 1933 की मूवी कर्मा में फर्स्ट टाइम किसिंग सीन शूट किया गया था, लेकिन वो एक मल्टीलिंगुअल फिल्म थी। प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज वाली बॉलीवुड फिल्म में ऑन स्क्रीन फर्स्ट किस का क्रेडिट अक्सर 1973 की मूवी बॉबी को मिलता है, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच एक किसिंग सीन था। फिल्म बॉबी ही वो पहली बॉलीवुड मूवी थी जिसके अंदर ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया के बीच किसिंग सीन फिल्माया गया था। लेकिन इस किसिंग सीन को छोड़कर भी मूवी में कई ऐसे सीन्स थे जो उस एरा के हिसाब से काफी ज्यादा बोल्ड माने जाते थे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि उस टाइम पर डिम्पल कपाड़िया की एज सिर्फ 14-15 साल की थी। इमेजिन करो अगर आज के टाइम पर किसी 14-15 साल की एक्ट्रेस के साथ ऐसे फोटो शूट या सीन शूट हो जाए तो पब्लिक का क्या ही रिएक्शन होगा। लोग सीधा उसे PDF फाइल है साला कहकर ट्रोल करेंगे। मूवीज में तो सेंसर बोर्ड कई सारे सीन्स पर कैंची चला देता है, लेकिन वेब सीरीज की दुनिया में ऐसा कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता। और इसी चीज का फायदा उन फिल्म मेकर्स को मिल जाता है जो एक्सट्रीम न्यूडिटी तक शो कर देते हैं। और राधिका आप्टे के कुछ सीन्स ऐसे ही हैं। राधिका आप्टे के कैरेक्टर्स जैसे पार्स्ड, लस्ट स्टोरीज और सेक्रेट गेम्स अपने भयंकर बोल्ड सीन्स के लिए काफी डिस्कस किए जाते हैं। ये सीन्स इतने ज्यादा न्यूडिटी वाले हैं कि फील होता है कि OTT पर भी जल्दी ही सेंसर बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। इन सीन्स को लेकर ऑडियंस और मीडिया में तगड़ा बवाल मचा था और कई बार फोकस एक्टिंग या स्टोरी लाइन से हटकर सीधे उन इंटीमेट मोमेंट्स पर चला गया। ये सिनेमा के एक बड़े इशू को भी हाईलाइट करता है, जहाँ अक्सर एक्ट्रेसेस को उनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा उनके बोल्ड सीन्स वाले चश्मे से जज किया जाता है। इस टाइप का ट्रेंड इंडस्ट्री के अंदर ऑब्जेक्टिफिकेशन और सेंसेशनल बनाने वाली डिबेट को भी काफी हवा देता है। मगर राधिका आप्टे ने हमेशा ये बात क्लियर रखी है कि उन्होंने अपने बहुत सारे बोल्ड सीन्स सिर्फ डायरेक्टर की डिमांड पर ही किए हैं। कियारा आडवाणी का वॉर 2 वाला बिकनी सीन अपनी गजब की हाइप और कंट्रोवर्सी दोनों की वजह से चर्चा में रहा था। वॉर 2 के ट्रेलर में उनके 5 सेकंड वाले बिकनी सीन ने तगड़ी बज क्रिएट कर दी थी और बाद में फिल्म के सॉन्ग आवन जावन में कियारा आडवाणी का पहला बड़ा ऑन स्क्रीन बिकनी लुक रिवील हुआ, जिसको मेकर्स ने जानबूझकर काफी ग्लैमरस और बोल्ड वाइब के साथ प्रेजेंट किया। कुछ पब्लिक ने इसे एकदम स्टाइलिश और बोल्ड प्रेजेंटेशन बताया, जबकि बाकियों ने इसे बिना बात का मार्केटिंग एंगल और ओवर सेंसेशनलाइजेशन बोल दिया। सेंसरशिप वाली स्टेज पर भी ये सीन लपेटे में आ गया था, जहाँ सेंसर बोर्ड ने कामुक विजुअल्स को इशू मानते हुए करीब 9 सेकंड का पार्ट ट्रिम करने का ऑर्डर दे दिया। इसका ऑफिशियल रीजन सेंसुअल इमेजरी को टोन डाउन करना बताया गया ताकि मूवी को आराम से US सर्टिफिकेट मिल जाए। फिल्म देखने के बाद ये साफ फील हो रहा था कि इस सीन को सिर्फ मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए ठूसा गया था, क्योंकि कियारा का रोल तो पूरी फिल्म में मुश्किल से 15 मिनट का भी नहीं था और उनके बिकनी सीन्स को जानबूझकर बिल्कुल इसी एंगल से शूट किया गया था। तृप्ति डिमरी का एनिमल मूवी में बस एक छोटा सा कैमियो टाइप रोल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना क्रेजी पड़ा कि लोग आज तक उस रोल को डिस्कस करते हैं। उनके और रणबीर कपूर के बीच फिल्माए गए बोल्ड सीन्स पर दबाकर ट्रोलिंग और कंट्रोवर्सीज देखने को मिली। ऑडियंस का सीधा कहना था कि वो सीन्स बिल्कुल अननेसेसरी थे और संदीप रेड्डी वांगा जानबूझकर एक्ट्रेसेस को ऐसे प्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से तृप्ति डिमरी को सिर्फ बोल्ड सीन्स और न्यूडिटी वाले फैक्टर के लिए फिल्म में लिया गया था, उसे देखकर संदीप रेड्डी वांगा के खिलाफ बहुत सी बातें बोली गई, जैसे कि उन्हें औरतों की परवाह नहीं है, वो बस एक्ट्रेसेस को बोल्ड सीन्स के लिए यूज करते हैं। और एनिमल में तृप्ति डिमरी की कास्टिंग ही बस न्यूडिटी और एक सेक्स डॉल वाले एलिमेंट के लिए की गई थी। एनिमल के ये सीन्स इतने ज्यादा इंटेंस बोल्ड थे कि आज जब भी तृप्ति डिमरी की कोई नई फिल्म आती है तो पब्लिक यही बोलती है कि आखिर ऐसे सीन्स करने की क्या ही नीड थी। उनकी रीसेंट रिलीज फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद दोबारा से उनके एनिमल वाले बोल्ड सीन्स की चर्चा स्टार्ट हो गई है। पब्लिक का पॉइंट ये है कि जब आप इस टॉप लेवल की एक्टिंग कर सकते हो तो फिर ऐसे सीन्स करना ही क्यों, जहां आपको सिर्फ एक सेक्स डॉल की तरह ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा हो। बेशर्म रंग सॉन्ग देखते ही एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि मेकर्स को दीपिका के कैरेक्टर से ज्यादा उन्हें ग्लैम डॉल की तरह दिखाने में मजा आ रहा था। कैमरा एंगल्स को भी कुछ ऐसा सेट किया गया था कि हर दूसरे शॉट में हिप्स और बॉडी को एकदम क्लोजअप में फोकस कर दिया जाए। कभी स्लो मोशन, कभी बैक शॉट, तो कभी एकदम टाइट क्लोजअप वाले सीन्स थे। मेकर्स का सीधा सीधा पर्पस था कि ऑडियंस को दीपिका की लुक्स और उनकी बॉडी से इंप्रेस कर दिया जाए। पूल से बाहर आने वाले शॉट से लेकर बार बार उनकी बॉडी पर जूम इन करने तक सीन का गोल बस दीपिका को एक आई कैंडी बनाकर सर्व करना था। इस चीज पर तगड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई और दीपिका को इसके लिए काफी हेट और बैकलैश भी झेलना पड़ा, लेकिन औरतों को
ऑब्जेक्टिफाई करके और उनके बॉडी पार्ट्स दिखाकर मूवी बेचना कोई नई ट्रिक नहीं है, और एग्जैक्टली इसी रीजन से तो उस गाने पर इतना ज्यादा हंगामा कटा था। लोगों का यही ओपिनियन था कि बड़े बजट वाली मूवीज में डायरेक्टर्स फीमेल बॉडी को सीधा मार्केटिंग टूल में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी विजुअल अपील का बहाना देकर। और सच बताऊं तो ये सब तो अभी कुछ भी नहीं है। दीपिका ने तो पास्ट में इससे भी कहीं ज्यादा बोल्ड स्टफ पर्दे पर किया हुआ है। गहराइयां मूवी में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ उनका जो मेकआउट सीन था वो भी बॉलीवुड के काफी बोल्ड सीन्स की लिस्ट में आता है, जहाँ पर दीपिका और सिद्धांत ने काफी ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड वे में ऐसे सीन्स परफॉर्म किए। अब बार बार एक्ट्रेस की साइड से अगर ऐसे सीन्स रिपीट किए जा रहे हैं तो आप पर्सनली इस चीज के लिए किसको ब्लेम करोगे? वो भी तब जब दीपिका जैसी टॉप लेवल की एक्ट्रेस ऐसे सीन्स को ओपनली अपनी फिल्मों में बार बार कर रही हो। कुछ टाइम पहले ही जब जानवी कपूर और रामचरण की मूवी रिलीज हुई तो उसमें जिस तरीके से जानवी कपूर को डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया था उस पर सोशल मीडिया पर भयंकर हंगामा देखने को मिला था। कुछ लोगों ने तो इसे सीधा सीधा ऑब्जेक्टिफिकेशन का टैग दे दिया, तो कुछ का कहना था कि एक्ट्रेसेस को फिल्मों में बस एक अट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह दिखाने वाली वो पुरानी सोच आज भी खत्म नहीं हुई है। फिल्म के डायरेक्टर पर भी कई टाइप के एलिगेशंस लगाए गए और पब्लिक ने सवाल उठाया कि आखिर एक्ट्रेस को सिर्फ उनके ग्लैमर और स्क्रीन प्रेजेंस तक ही लिमिट क्यों कर दिया जाता है। लेकिन बॉस, स्टोरी का एक दूसरा साइड भी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरी कंट्रोवर्सी को फालतू का ओवर रिएक्शन मान रहे हैं। बॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा के अंदर ऐसे सीन्स का होना कोई नई बात थोड़ी ही है। पिछले कई सालों से फिल्मों में एक्ट्रेसेस को फुल ग्लैमरस अवतार में शो किया जाता रहा है, आइटम सॉन्ग्स बनते रहे हैं और रोमांटिक के साथ साथ बोल्ड सीक्वेंस भी ऑडियंस स्टार्टिंग से देखती आ रही है। इसी वजह से कुछ पब्लिक ये सवाल कर रही है कि जब पहले भी सेम चीज होती थी तब तो इतना बवाल नहीं मचा, तो अब अचानक से इतनी बड़ी डिबेट क्यों खड़ी कर दी गई? इसी डिस्कशन के बीच में लोग जानवी कपूर की पिछली फिल्म देवरा का भी मस्त एग्जांपल सेट कर रहे हैं। बहुत से व्यूअर्स का मानना था कि उस मूवी में भी जानवी कपूर का कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग या स्टोरी लाइन से कनेक्टेड नहीं था जितनी की उनसे उम्मीद लगाई जा रही थी। कुछ क्रिटिक्स ने तो यहाँ तक बोल दिया कि फिल्म में उनकी प्रेजेंस सिर्फ उनके ग्लैमर फैक्टर तक ही लिमिटेड थी और उन्हें एक प्रॉपर कैरेक्टर देने की बजाय सिर्फ एक विजुअल अट्रैक्शन के तौर पर यूज किया गया था। यहीं से ये पूरा का पूरा मैटर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। अब हम बोल्ड सीन्स की बात कर रहे हैं और उसमें जीनत अमान का नाम ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? 70 के दशक की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी थी सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें जीनत अमान के वो आइकॉनिक बोल्ड सीन्स पब्लिक को आज भी याद है। बॉलीवुड में 50 और 60 के दशक का रोमांस एकदम ओल्ड स्कूल टाइप का हुआ करता था। जब स्क्रीन पर बस दो फूल आपस में टकरा जाते थे तो ऑडियंस समझ जाती थी कि भाई रोमांस हो गया है। लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई। अगर बोल्ड सीन्स का मतलब सेक्सी सीन्स से है तो जीनत अमान अपने एरा की किसी भी दूसरी एक्ट्रेस से कहीं ज्यादा बोल्ड और डेयरिंग थी। जीनत अमान ने उस जमाने में ऐसे ऐसे बोल्ड सीन्स दिए थे जब आज की डेट में बोल्ड सीन्स करने वाली एक्ट्रेसेस पैदा भी नहीं हुई थी। साल 1978 में रिलीज हुई उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के वो बोल्ड सीन्स लोग आज भी जूम कर करके देखते हैं। आपको ये फैक्ट भी बता दें कि फर्स्ट टाइम साल 1973 की मूवी अपराध में मुमताज ने बिकनी पहनी थी। सत्यम शिवम सुंदरम में उनके सीन्स इतने भयंकर बोल्ड थे कि आज के टाइम पर भी आपको वैसे सीन्स देखने को नहीं मिलते और उस वक्त कंट्रोवर्सीज भी उसी लेवल की हुई थी। राज कपूर ने उन्हें काफी रिवीलिंग कपड़ों में डायरेक्ट किया था, जिसमें उनकी बैकलेस चोली और बॉडी से एकदम चिपके हुए ड्रेप्स वाले आउटफिट शामिल थे। फिल्म का वो कैंडिड विजुअल स्टाइल और जूम होते हुए कैमरा एंगल्स देखकर तो ऑडियंस लिटरली शॉक में चली गई थी। पूरे देश के अंदर इस चीज को लेकर तगड़ा आउटरेज हुआ और डायरेक्टर पर ये एलिगेशंस लगे कि उन्होंने मूवी के फिलोसॉफिकल मैसेज से ज्यादा फिजिकल ऑब्जेक्टिफिकेशन को प्रायोरिटी पर रखा। आजकल के टाइम में जहाँ सिर्फ पब्लिक की तरफ से बैकलैश आता है, लेकिन उस टाइम तो खुद बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी इस फिल्म के बोल्ड सीन्स पर खूब हंगामा काटा था। लेजेंडरी एक्टर देव आनंद ने पब्लिकली इस मूवी को क्रिटिसाइज किया था और इसे एक डर्टी फिल्म का टैग देकर कहा था कि कैमरा बार बार लीड एक्ट्रेस की बॉडी पर ही फोकस कर रहा है, जैसे पूरा का पूरा अट्रैक्शन सिर्फ उनके बॉडी पार्ट्स पर ही हो। राज कपूर ने खुद इस बात को डिफेंड करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि फिल्म का मेन मैसेज था ब्यूटी आत्मा में होती है, बॉडी में नहीं, और जो ड्रेप्स या बैकलेस चोली दिखाई गई हैं वो सिर्फ कैरेक्टर की इनोसेंस शो करने के लिए थी। मगर पब्लिक और इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा उनकी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था। साल 2004 में थिएटर्स में आई मर्डर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और टॉक्ड अबाउट फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर आती है, जिसके बारे में अक्सर लोग यही बोलते हैं कि हर कोई ये मूवी छुप छुप कर देखा करता था, क्योंकि वो सीन्स आज भी इतने ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड फील होते हैं कि लोग इसे उस टाइम का कौन तक बोल देते हैं। फिल्म में मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी के बीच फिल्माए गए बोल्ड रोमांटिक सीन्स ने उस एरा से लेकर आज तक तगड़ी हेडलाइंस क्रिएट की हैं, क्योंकि उस वक्त मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के अंदर इस टाइप का ओपन कंटेंट बहुत ही रेयर देखने को मिलता था। फिल्म की इस मैसिव सक्सेस के साथ ही मल्लिका शेरावत की इमेज एक एक्सट्रीम बोल्ड एक्ट्रेस वाली बन गई और मीडिया में उनके सीन्स को लेकर गॉसिप्स चलती रही। कुछ लोगों ने इस मूवी को बॉलीवुड के चेंजिंग ट्रेंड्स का नया सिंबल बता दिया, जबकि कुछ क्रिटिक्स ने वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन और सिर्फ ग्लैमर पर फोकस करने वाले प्रेजेंटेशन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। मल्लिका ने बाद में कई सारे इंटरव्यूज में क्लियर किया कि उन्होंने अपने रोल को एकदम प्रोफेशनल वे में प्ले किया था और उनके हिसाब से फिल्म की स्टोरी में उनका कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट था और कुछ भी ओवर द टॉप या फोर्सफुली नहीं डाला गया था। आज मर्डर को बॉलीवुड की उन फिल्मों की कैटेगरी में रखा जाता है जिन्होंने बोल्ड कंटेंट को मेन स्ट्रीम डिस्कशन का एक हिस्सा बना दिया और मल्लिका शेरावत को इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस वाला परमानेंट टैग भी दे दिया।
माधुरी दीक्षित अपने एरा की सबसे पॉपुलर और डिमांडिंग एक्ट्रेस थी, जिनके नाम पर फिल्में हिट हो जाती थी। 90 सेकंड में आई बहुत सी ब्लॉकबस्टर मूवीज की सक्सेस का सबसे ज्यादा क्रेडिट उन्हीं को दिया जाता था। लेकिन साल 1988 की फिल्म दयावान में उनके और विनोद खन्ना के किसिंग सीन्स कुछ इस अजीब तरीके से शूट हुए थे कि बाद में खुद माधुरी ने इस पूरे एक्सपीरियंस को अनकंफर्टेबल बताया और कहा कि उन्हें आज भी इस बात का बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। यहाँ तक कि डायरेक्टर फिरोज खान भी माधुरी और विनोद खन्ना के उन किसिंग सीन्स को देखकर बिल्कुल शॉक में आ गए थे। विनोद खन्ना लगभग 5 मिनट तक माधुरी को नॉन स्टॉप किस करते रहे, यहाँ तक कि वो उस मोमेंट में इतने ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने लिटरली माधुरी के होंठ तक काट लिए थे, जिसके बाद उन्हें अपनी इस हरकत के लिए माधुरी से माफी भी मांगनी पड़ी थी। आज की डेट में भी माधुरी दीक्षित उस इंसिडेंट के बारे में बात करने से थोड़ी सी हिचकिचा जाती हैं। वेल, जब मैंने इनके साथ काम किया था, जो विनोद जी के साथ, तब वो मेरे बहुत, दे वर वेरी सीनियर टू मी। तो क्योंकि मैं एकदम नई नई आई थी फिल्मों में, और उसके बाद जब मैंने इनके साथ किया, दे क्लोजर टू माय एज देन यू नो देम। इस पर्टिकुलर सीन को उस जमाने के सबसे ज्यादा बोल्ड सीन्स में से एक कंसीडर किया जाता है। लेकिन जिस वाइल्ड तरीके से इस सीन के अंदर विनोद खन्ना माधुरी को किस कर रहे थे, उस लेवल पर आउट ऑफ कंट्रोल शायद ही बॉलीवुड का कोई दूसरा स्टार कभी हुआ होगा। और मजे की बात यह है कि इन्हीं किसिंग और बोल्ड सीन्स को हाईलाइट करके उस टाइम पर इस फिल्म को प्रमोट भी किया गया था। साल 2003 में रिलीज हुई बूम कैटरीना कैफ की डेब्यू मूवी थी। ये फिल्म अपने एक्सट्रीम बोल्ड कंटेंट और हद से ज्यादा ग्लैमरस प्रेजेंटेशन की वजह से काफी कंट्रोवर्शियल बन गई थी। इसमें सबसे ज्यादा गॉसिप तो कैटरीना कैफ और गुलशन ग्रोवर के बीच फिल्माए गए इंटीमेट सीन्स को लेकर हुई थी। उस टाइम के बॉलीवुड मेनस्ट्रीम सिनेमा में ऐसे बोल्ड सीन्स बहुत कम ही देखने को मिलते थे। इसी वजह से मीडिया और ऑडियंस दोनों की तरफ से इस पर तगड़ा रिएक्शन आया था। बहुत से क्रिटिक्स का ये ओपिनियन था कि फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स को सिर्फ ग्लैमर और फिजिकल अपील के एंगल से प्रेजेंट किया गया है, जिससे वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली डिबेट फिर से शुरू हो गई। जब कैटरीना कैफ आगे चलकर बॉलीवुड की टॉप स्टार्स में शामिल हुई, तब बूम के बहुत सारे सीन्स को यूट्यूब से गायब कर दिया गया था और इसके पीछे लोग सलमान खान का हाथ मानते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मूवी के कुछ वर्जन्स में बाद में कई इंटीमेट सीक्वेंसेस को एडिट या ट्रिम कर दिया गया था और इस स्पेसिफिक बात को लेकर भी खूब डिस्कशन हुआ था। आज बूम को सिर्फ एक बोल्ड फिल्म के तौर पर याद नहीं किया जाता, बल्कि इसे बॉलीवुड में फीमेल रिप्रेजेंटेशन, सेंसरशिप और मीडिया कंट्रोवर्सी की एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी की तरह भी देखा जाता है। जो सीन अगर आज के टाइम पर शूट होता तो शायद सोशल मीडिया पर प्राइम टाइम की डिबेट का मुद्दा बन जाता। बिपाशा बसु और जॉन अब्राहम की मूवी जिस्म अपने टाइम की सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक मानी जाती थी। उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जो आज की डेट में भी देखने पर एकदम इंटेंस बोल्ड वाइब देते हैं। बिपाशा बसु को जिस एंगल से फिल्म के अंदर एक सेक्स डॉल और इतने सेक्सुअल तरीके से प्रेजेंट किया गया था, वो आज भी स्क्रीन पर काफी हॉट लगते हैं। बिपाशा खुद उन बोल्ड सीन्स को लेकर बोलती हैं कि ये सब करना बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन तब जॉन उनके रियल लाइफ बॉयफ्रेंड थे तो उन्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बिपाशा अपने 20 सेकंड में बस एक सेक्स सिंबल बनकर रह गई थी। जिस्म में किए गए उन बोल्ड सीन्स का इम्पैक्ट इतना हैवी था कि उन्हें बस उसी टाइप के रोल्स ऑफर किए जाते थे। फिल्म के कई सारे इंटीमेट और सेंसुअल सीन्स उस जमाने के बॉलीवुड के हिसाब से भयंकर बोल्ड माने गए थे और ऑडियंस के बीच वो क्लिप्स काफी वायरल भी हुए थे। बिपाशा की स्क्रीन प्रेजेंस और उनके कैरेक्टर को जिस तरह से फुल ग्लैमर, अट्रैक्शन और सेक्सुअलिटी के साथ ऑन स्क्रीन शो किया गया, उसने उनकी पब्लिक इमेज को और भी ज्यादा बोल्ड बना दिया। मीडिया और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी हद तक सिर्फ उनकी सेंसुअल इमेज की वजह से ही थिएटर्स में देखा, जिसके चलते उनकी एक्टिंग स्किल से ज्यादा उनके बोल्ड अवतार के चर्चे होने लगे। जिस्म की तगड़ी सक्सेस के बाद बिपाशा के ऊपर सेक्स सिंबल वाला टैग और भी ज्यादा पक्का हो गया और इंडस्ट्री में उन्हें बैक टू बैक वैसे ही ग्लैमरस और सेडक्टिव रोल्स ऑफर किए जाने लगे। फिल्म रेस के अंदर भी उनके और सैफ अली खान के बीच काफी सारे इंटीमेट और बोल्ड सीन शूट किए गए थे, जो विजुअली काफी ज्यादा एक्सट्रीम बोल्ड थे। ये मूवी उनके करियर की सबसे ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन फिल्मों में से एक जरूर बनी, लेकिन इसके साथ ही उनकी पब्लिक इमेज को इस फिल्म ने इतना डैमेज भी किया कि लोग उन्हें हमेशा उनके बोल्ड सीन्स और सेंसुअल स्क्रीन पर्सोना के लिए ही याद करते रहे। तो क्या प्रॉब्लम सिर्फ एक या दो सीन्स की है, या फिर हमारी ऑडियंस का माइंडसेट चेंज हो रहा है? आज के दौर में ऑडियंस को सिर्फ टाइम पास एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, बल्कि वो स्क्रीन पर स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स भी देखना प्रेफर करती है। लोग डिमांड करते हैं कि एक्ट्रेसेस को सिर्फ बोल्ड सीन्स के लिए एक शोपीस बनाकर न रखा जाए, बल्कि उन्हें स्टोरी की डिमांड के अकॉर्डिंग कास्ट किया जाए। वहीं दूसरी साइड कुछ लोगों का ये भी लॉजिक है कि अगर कोई एक्ट्रेस खुद किसी पर्टिकुलर रोल के लिए अग्री करती है और उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो बाहर वालों को उसकी तरफ से फालतू में ऑफेंड होने की क्या ही जरूरत है। उनका सीधा सा मानना है कि एक्टिंग एक प्रोफेशन है और हर एक्टर या एक्ट्रेस अपने करियर ग्रोथ के हिसाब से अपने डिसीजंस खुद लेती हैं। लेकिन क्रिटिक्स इसका पलटवार करते हुए कहते हैं कि ये डिबेट किसी एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस की नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के फीमेल पोर्ट्रेल वाले तरीके की है। और एग्जैक्टली इसी रीजन से जाह्नवी कपूर को लेकर स्टार्ट हुई ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फिल्म तक लिमिटेड नहीं रही। ये पूरा का पूरा डिस्कशन अब सिनेमा के अंदर एक्ट्रेसेस के रिप्रेजेंटेशन, उनके ऑब्जेक्टिफिकेशन और फीमेल कैरेक्टर्स की एक्चुअल इंपॉर्टेंस तक जा पहुंचा है। और शायद इसी वजह से हर नई रिलीज होने वाली फिल्म के साथ ये सवाल वापस से खड़ा हो जाता है कि क्या हीरोइन एक्चुअल में स्टोरी का हिस्सा है या फिर स्क्रीन पर बस बोल्डनेस का तड़का लगाया जाएगा। फिलहाल तो ये डिबेट कहीं से भी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। आपको इस पूरी वीडियो को देखकर क्या ओपिनियन फील होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।